दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 रोग जिसको टीबी भी कहते हैं। दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे कि ये क्या होती है, ये कैसे हो जाती है और इसके होने के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और इसका संपूर्ण इलाज क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि टीबी, जिसको हम दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षय रोग बोलते हैं। हिंदी में इसको क्षय रोग बोलते हैं। दोस्तों, जो टीबी होती है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। जो इसका मेन बैक्टीरिया है दोस्तों वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों, ये इधर पे आएगा, ध्यान रखना आप, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से दोस्तों क्या होती है, टीबी होती है। अब समझिए दोस्तों, जो टीबी होती है ये दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है दोस्तों, सांस लेने या फिर अगर हम कोई चीज़ को खा रहे हैं, उसको निगल रहे हैं, तो उसके कारण दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, इसके जो शरीर में अनेक मार्ग होते हैं उसके माध्यम से भी दोस्तों टीबी के जो बैक्टीरिया, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, वो दोस्तों वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे दोस्तों ये टॉन्सिल्स या फिर दोस्तों त्वचा, कंजक्टिवा दोस्तों और बाहरी जो जनांग होते हैं दोस्तों, उनके माध्यम से हमारे शरीर में दोस्तों ये क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं और टीबी रोग दोस्तों कॉज कर सकते हैं। दोस्तों, जो टीबी रोग होता है ये संक्रामक पेशेंट का स्पुटम ट्यूबरकल ब्रेसिलाई का सबसे आम स्रोत है। दोस्तों, जो टीबी ये बीमारी होती है तो जो इसका दोस्तों कॉमनेस्ट सोर्स है, माने जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैसिलाई होता है दोस्तों, जिसकी वजह से टीबी होती है, उसका जो कॉमन सोर्स है कि अगर वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया है वो बैक्टीरिया, तो उसका पता लगाने का सबसे कॉमन सोर्स क्या है दोस्तों, स्पुटम। दोस्तों, जो स्पुटम, जिसको हम दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, स्पुटम जो दोस्तों होता है, जिसको हम अपनी खखार भी बोलते हैं दोस्तों, कफ बोलते हैं दोस्तों, उसमें ये मोस्ट कॉमन सोर्स रूप में पाया जाता है। दोस्तों, जो बैसिलाई होता है ये एटमॉस्फेयर पे दोस्तों अगर हम कफ करेंगे, बाहर खांसेंगे, कुछ भी करेंगे, थूकेंगे, उसके माध्यम से दोस्तों ये क्या हो जाता है, बाहर हमारे एनवायरनमेंट में फैल जाता है। दोस्तों, अगर एक बार जो व्यक्ति खांसी करता है उसमें से लगभग 40,000 ट्यूबरकल जीवाणु बाहर निकल जाते हैं। एक बार खांसने में दोस्तों लगभग 40,000 माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु दोस्तों हमारे एनवायरनमेंट में बाहर आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मास्क वगैरह रख के लगाइए और अगर खांसी आ रही है तो ज़रूर इसका चेकअप करवाइए कि हमको टीबी तो नहीं है। दोस्तों, जो ये टीबी होती है ये आसपास के लोगों द्वारा सीधे ही बैक्टीरिया युक्त थूकें की बूंद सांस के माध्यम से दोस्तों अंदर ली जा सकती हैं। जैसे दोस्तों अगर इन्वायरमेंट में टीबी के क्या हैं दोस्तों, बैक्टीरिया हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन्वायरमेंट में हैं, तो अगर हम सांस लेते हैं तो वो दोस्तों हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर कोई हमारे सामने कुछ बात कर रहा है, अगर उसको टीबी है, तो उसके थूक के जो कुछ भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, थूक की जो बूंदें होती हैं दोस्तों, उसके माध्यम से भी दोस्तों अगर हम उसको सांस लेकर इनहेल कर लेते हैं तो वो हमारे अंदर बैक्टीरिया अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कफ को या फिर थूक को ज़मीन पर जैसे हम थूक देते हैं तो वो दोस्तों क्या हो जाती है, धूल में गिर जाती है ना, मिल जाती है उसमें। जब दोस्तों वो धूल में मिल जाती है तो उसको अगर साफ़ कर दिया जाता है, उस धूल को अच्छे माने झाड़ू वगैरह लग गई या फिर चलते चलते दोस्तों वहाँ से धूल उड़ गई, तो जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, जो धूल के साथ जो ऊपर धूल में जो लिपटे बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, वो वातावरण में क्या हो जाते हैं दोस्तों, फैल जाते हैं और दोस्तों वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना। और जब शरीर में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों तो बलगम ऐसे में क्या आएगा दोस्तों, जिसको हम स्पुटम भी बोलते हैं, वो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव आएगा। और दोस्तों प्रतिवर्ष 25 लोगों को दोस्तों ये एक बलगम युक्त जो पॉजिटिव मरीज है, एक बलगम पॉजिटिव मरीज है, लगभग 25 लोगों को संक्रमित करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत एक खतरनाक बीमारी है जिससे कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो दोस्तों इसको हमको अच्छे से ध्यान में रखना है और किसी को दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज करवा लेना चाहिए। दोस्तों, जो टीबी होती है ये समझिए आप दोस्तों, जब हमारे लंग्स में कोई भी टीबी होती है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी टीबी। यानी कि दोस्तों लंग्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पल्मोनरी, तो उसको बोलेंगे दोस्तों पल्मोनरी टीबी। दोस्तों, जो ये टीबी होती है शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों हम इसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। मतलब कि शरीर के दूसरे अंग में हो गई, फेफड़ों को छोड़कर, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पल्मोनरी टीबी। दोस्तों, जो टीबी होती है वो फेफड़ों के अलावा या फेफड़ों से युक्त
कई अंगों को एक समय में भी प्रभावित कर सकती है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही अंग एक बार में टीबी से प्रभावित हो सकता है, मतलब कि कई अंग एक ही समय पर टीबी की बैक्टीरिया से प्रभावित हो सकते हैं और उनको क्षय रोग हो सकता है। दोस्तों ये टीबी होती है, मस्तिष्क में भी टीबी हो सकती है दोस्तों, स्पाइन के अंदर भी टीबी हो सकती है, आपके दोस्तों लिम्फोइड्स जो ऑर्गन होते हैं दोस्तों वहाँ पे दोस्तों टीबी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बैक्टीरिया वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ टीबी कॉज करेगा, ठीक है ना दोस्तों। जेनाइटल जो एरिया होते हैं दोस्तों वहाँ पे टीबी कॉज कर सकते हैं। आपके पेट में दोस्तों जब टीबी का बैक्टीरिया अटैक करता है तो वहाँ पे भी दोस्तों टीबी हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे पानी भरने लग जाता है और दोस्तों एसाइटिस की दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है आपको। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि टीबी रोग की जो पैथोजेनेसिस क्या होती है, मतलब कि दोस्तों पैथोजेनेसिस उसकी क्या है, बैक्टीरिया की कैसे वो ग्रोथ वगैरह करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उसके विषय में हम दोस्तों इसमें जानेंगे। दोस्तों सांस लेने पर जो ट्यूबरकल जो टीबी का जो दोस्तों बैक्टीरिया होता है वो श्वसन ब्रोंक्यूल्स जो दोस्तों रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वियोलाई जहाँ से हमारी दोस्तों ब्रीदिंग एयर का एक्सचेंज होता है दोस्तों वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे हमने सांस लिया तो हमारे शरीर की ब्रोंक्यूल्स, फेफड़ों की ब्रोंक्यूल्स या दोस्तों फिर एल्वियोलाई में वो पहुँच जाते हैं, और दोस्तों जब वो पहुंच जाते हैं दोस्तों तो वो मैक्रोफेज द्वारा घेर लिए जाते हैं। दोस्तों मैक्रोफेज एक फैगोसाइटिक सेल होती है दोस्तों, जो किसी भी अगर हमारे शरीर में अगर कोई फॉरेन एलिमेंट या फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको मारने के लिए दोस्तों ये बॉडी का एक डिफेंस सेल्स होता है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा दोस्तों ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल में अटैक करवाया जाता है ताकि हमारी बॉडी फॉरेन पार्टिकल से बच सके। दोस्तों जब हमारे अंदर ब्रोंक्यूल्स या फिर एल्वियोलाई में वो बैक्टीरिया आ जाएगा तो मैक्रोफेज द्वारा क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, घेर लिया जाएगा। और दोस्तों जब वो घेर लिया जाएगा तो दोस्तों ये जो मैक्रोफेज होते हैं दोस्तों ये कहीं और उसको बैक्टीरिया को ले जाते हैं और उसके भीतर दोस्तों क्या करने लगते हैं दोस्तों, जो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई होते हैं दोस्तों, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर बहुत तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन करता है। दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन करता है दोस्तों, जब ये मल्टीप्लिकेशन करता रहता है तो उसके 3 से 8 वीक्स यानी कि 3 से 8 सप्ताह बाद दोस्तों क्या हो जाती है, उसके अंदर पावर आ जाती है एक प्रकार, क्योंकि उसकी सेना दोस्तों बढ़ जाती है तो उसका लड़ने की जो पावर है वो भी बढ़ जाती है। जब दोस्तों उसकी पावर बढ़ जाएगी तो कभी कभी क्या होता है जब बैक्टीरिया आएगा तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। जब देखेगा कि हमारा फेवरेबल इन्वायरमेंट उसको मिल जाएगा, हमारे शरीर के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा, तो दोस्तों उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, ये दोस्तों उनको क्या करेगा दोस्तों, मैक्रोफेज सेल को तोड़ देगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। तो वहीं दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि दोस्तों एट दिस टाइम फॉलोइंग चेंजेस अकर्स, क्या क्या चेंज होंगे बॉडी पे। अगर कोई ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाता है दोस्तों तो वो क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव, क्योंकि दोस्तों ट्यूबरकुलिन बैक्टीरिया की दोस्तों इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और वो इफेक्ट भी करने लगा है बॉडी को, तो दोस्तों वो टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और दोस्तों जो मैक्रोफेज जो हमारी जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी दोस्तों, रप्चर हो जाएंगी। और रप्चर कौन करेगा यानी तोड़ कौन देगा उसको, उस सेल को कौन तोड़ेगा, ट्यूबरकल बैसिलाई यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसको तोड़ देगा और बाहर निकल जाएगा और फिर अटैक करने लगेगा। ग्रेन्युलोमेटस लेसन में फॉर्म, मतलब दोस्तों घाव बनने लगते हैं। तो दोस्तों इसकी पैथोजेनेसिस है, ये किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करता है और हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि टीबी रोग के कारण क्या होते हैं। कारण क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला दोस्तों कारण है, इसको मैंने आपको बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों यह बैक्टीरिया टीबी का मुख्य कारण है जो मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी दोस्तों फैल जाता है। इसलिए मैंने बोला है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी भी हो जाती है, यानी कि फेफड़ों के अलावा भी दोस्तों ये हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों ये मेन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से दोस्तों टीबी होती है। दोस्तों दूसरा हमारा रीजन है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। दोस्तों जब व्यक्ति खांसता है या फिर छींकता है या बोलता है तो वे बैक्टीरिया क्या होते हैं दोस्तों, एयर में दोस्तों फैल जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। और जब दोस्तों दूसरे लोग सांस लेते हैं वहाँ से निकलते वगैरह हैं, तो जब वो लेते हैं सांस अंदर को तो वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, इन्फेक्टेड हो जाते हैं दोस्तों, यानी संक्रमित हो जाते हैं। और उनके अंदर भी दोस्तों क्या हो जाता है, वो बैक्टीरिया चला जाता है और वो संक्रमित हो जाते हैं और उनके अंदर भी दोस्तों टीबी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों तीसरा हमारा सबसे मेन कारण है वीक इम्यून सिस्टम, यानी दोस्तों कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली।
दोस्तों कोई व्यक्ति HIV है, जिसको एड्स वगैरह है, मधुमेह है यानी डायबिटीज़ है, या फिर दोस्तों अन्य कारणों से उसका अगर प्रतिरक्षक तंत्र कमज़ोर है दोस्तों, तो उनकी वजह से दोस्तों जो बीमारी वाले लोग होते हैं उनमें दोस्तों संक्रमण का खतरा तेज़ी से बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों इसका तीसरा रीज़न क्या है, वीक इम्यून सिस्टम। तो दोस्तों इसको बेटर करिए दोस्तों, अगर क्षय रोग को अपन को नहीं लाना है तो इसको बेटर करने का हमेशा सदैव प्रयास करना चाहिए। धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन, फोर्थ हमारा रीज़न है क्या है दोस्तों, धूम्रपान और शराब का अधिक सेवन। दोस्तों यह करने से फेफड़ों की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी दोस्तों कमज़ोर हो जाती है। यह अगर हम कर रहे हैं तो फेफड़ों की जो दोस्तों इम्यून सिस्टम है वो दोस्तों वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे टीबी के अगर कोई बैक्टीरिया आया तो उसका संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों धूम्रपान और शराब का बिल्कुल भी सेवन ना करें हम। सामाजिक और आर्थिक कारक, दोस्तों जैसे सामाजिक और आर्थिक कारक होते हैं, जैसे गरीब जीवन स्थितियां हैं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों या फिर अस्वस्थ वातावरण में दोस्तों रहने के कारण भी दोस्तों ये संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर भीड़ भाड़ में आप तो वहाँ ऐसे कई लोग रहते हैं जो उनको टीबी की शिकायत होती है, तो दोस्तों उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो सकता है। अगर टीबी के वहाँ पे पेशेंट हैं, वो भी सांस वगैरह अगर इन्वायरमेंट में दोस्तों सांस वगैरह लेंगे तो बाहर जाएंगे वो बैक्टीरिया और आपके अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों बाहर जाएं तो मास्क वगैरह ज़रूर लगा के जाएं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि टीबी रोग के सिम्टम यानी दोस्तों लक्षण क्या होते हैं। लगातार खांसी दोस्तों 3 सप्ताह या उससे अधिक, अगर दोस्तों 3 सप्ताह या उससे अधिक है तो इसके टेस्ट ज़रूर करवाएं आप, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस कारण से खांसी आ रही है। दोस्तों ऐसे मैंने कई पेशेंट देखे हैं जिनको खांसी आ रही है, महीने भर से खांसी आ रही है, वो डॉक्टर को नहीं दिखवा रहे हैं, फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों समझिए, आपको फिर अस्थमा वगैरह की दिक्कत भी होने लगती है, पेट में भी वो बैक्टीरिया वगैरह फैल जाते हैं, पूरे हमारे फेफड़े को प्रभावित कर देते हैं। इसलिए दोस्तों टीबी का इलाज जल्दी से जल्दी, अगर खांसी आती है तो जल्दी जल्दी टेस्ट तो ज़रूर करवा लें, ताकि हमें पता तो चल सके कम से कम कि टीबी है कि नहीं। दोस्तों खांसी में खून का आना, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, खांसी माने इतनी ज़्यादा वो हो जाती है जिससे खून भी आने लगता है, तो दोस्तों टेस्ट बिल्कुल ज़रूर करवाएं। तो दोस्तों इसका लक्षण है खांसी में खून आना। सीने में दर्द खांसते समय, ठीक है ना दोस्तों, सांस लेते समय भी दोस्तों सीने में दर्द हो सकता है, खांसते समय भी दोस्तों पेट में दर्द हो सकता है, लंग्स में दर्द हो सकता है, तो दोस्तों सीने में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये तीसरा कारण है। बिना वजह दोस्तों वजन कम होना, क्योंकि दोस्तों भूख भी कम लगने लगती है, उसकी वजह से दोस्तों वजन कम जाता है। बुखार और ठंड लगना है, दोस्तों हमें मॉडरेट लेवल की बुखार आती है, ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हाई फीवर नहीं रहती, लेकिन लॉन्ग टर्म फीवर रहती है लो ग्रेड की, और दोस्तों इसमें ठंड भी लगती है। रात को पसीना आना दोस्तों, ठीक है ना, थकान और कमज़ोरी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक कर देता है, तो थकान और कमज़ोरी रहेगी, और अब खाना भी नहीं खा रहे। लॉस ऑफ एपीटाइट यानी भूख नहीं लगती। तो दोस्तों ये कुछ इसकी मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम टीबी के बैक्टीरिया को हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर वो प्रवेश कर चुका है और हमारे टीबी को फैला रहा है, क्षय रोग होने का हमें खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि टीबी रोग में कौन कौन से डॉक्टर द्वारा टेस्ट करवाए जाते हैं, ताकि हमारे टीबी के बैक्टीरिया की जांच हो सके कि हमको टीबी हो गया है कि नहीं। दोस्तों पहला टेस्ट है माइक्रोस्कोपिक स्पुटम टेस्ट। इसमें दोस्तों स्पुटम को आपका लिया जाता है और टेस्ट करवाया जाता है। इसकी हेल्प से दोस्तों टीबी के कारण का बैक्टीरिया का हमें पता चल जाता है, और बलगम की जाँच से हमें ये पता चल जाता है कि टीबी की बैक्टीरिया की उपस्थिति है कि नहीं उस स्पुटम में। अगर दोस्तों टीबी स्पुटम में टीबी की बैक्टीरिया की अगर उस उपस्थिति है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी है। दोस्तों दूसरा टेस्ट है मॉन्ट्रैक्स टीएसटी, जिसको ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट के कहते हैं। दोस्तों स्मॉल अमाउंट में जो ट्यूबरकुलिन होता है दोस्तों, इसको स्किन में इंजेक्ट करवाया जाता है, और आफ्टर सम आवर, कुछ आवर के बाद 24 घंटे के बाद दोस्तों उसको चेक किया जाता है स्किन में कोई चेंजेस नहीं आए, मवाद बन रही है ना, कोई रिएक्शन हो रही है। और दोस्तों जब टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें पॉजिटिव आता है दोस्तों, तो दोस्तों उसके माध्यम से भी दोस्तों क्या टीबी की बैक्टीरिया की जांच हो जाती है। दोस्तों अगला टेस्ट है हमारा इग्रा, जिसको दोस्तों इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे बोलते हैं दोस्तों, ऐसे मतलब दोस्तों होता है टेस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड का सैंपल लिया जाता है दोस्तों, उसकी सहायता से टीबी के बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों चेस्ट एक्सरे, कुछ हमको ऐसे दोस्तों इंडिकेशन एक्सरे से मिलते हैं ताकि हम उसको पहचान सकते हैं, किसको, टीबी को पहचान सकते हैं। जो फेफड़े वगैरह में इन्फेक्शन होता है उसकी एक्सरे की सहायता से हम टीबी के रोग को पहचान सकते हैं। जीन एक्सपर्ट टेस्ट,
दोस्तों जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है इसको सीबी नाट टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीट्यूड टेस्ट। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, टीबी की जांच की जाती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों एमडीआर यानी फिर दोस्तों मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जैसे हम कोई दवा ले रहे हैं टीबी की, अगर वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों उस ड्रग के प्रति जिसको हम ले रहे हैं, माने वो ड्रग हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट नहीं कर रही है, तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराया जाता है दोस्तों, जिसको हम सीबी नाट टेस्ट भी कहते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों ड्रग ऐसा अगर बैक्टीरिया ऐसा कर रहा है तो उस हिसाब से फिर दोस्तों उसको दूसरी में एमडीआर ड्रग दी जाती हैं, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, जो दोस्तों उसकी सहायता से दोस्तों फिर क्या होता है, फिर वो बैक्टीरिया दोस्तों हमारे बॉडी को दोस्तों अफेक्ट नहीं कर पाता है। और उसके थोड़ा कुछ माने जैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट 3 महीने का है तो 3 महीना और चलेगा एमडीआर ड्रग्स का, और दोस्तों वो टीबी ठीक हो जाएगी। दोस्तों हमारा लास्ट टेस्ट है एसिड फास्ट बेसिलाइन। दोस्तों ये एक प्रकार का लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है दोस्तों। ये दोस्तों इसको यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ टीबी बैक्टीरिया। दोस्तों अगर कोई फास्ट बेसिलाई है ना, एसिड फास्ट बेसिलाइज अगर हमारे दोस्तों स्पुटम में आ रहे हैं तो हम दोस्तों उसकी सहायता से टीबी के बैक्टीरिया की जांच कर सकते हैं, और टीबी दोस्तों उसमें क्या हो सकती है, कंफर्म हो सकती है कि इस व्यक्ति को टीबी है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो अलग अलग कंडीशन में डॉक्टर द्वारा टीबी के मरीज के लिए प्रिस्क्राइब और किए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि टीबी रोग जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं दोस्तों अगर ये शरीर में एक समय पर कई अंगों पर हो जाती है तो इसको हम डिसेमिनेटेड टीबी भी कहते हैं। तो दोस्तों हम जानेंगे कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों जो सेंसिटिव टीबी होती है यानी कि फर्स्ट लाइन दोस्तों जो टीबी होती है, फर्स्ट लाइन जो टीबी होती है, जब हम उसको डिटेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसको फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोज ड्रग से देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जैसे दोस्तों आइसोनाजाइड दोस्तों देते हैं 300 mg पर डे ओडी, रिफाम्पिसिन दोस्तों 600 mg पर डे ओडी, पायराजिनामाइड 2 ग्राम पर डे ओडी, और इथाम्बुटोल 2.5 ग्राम पर डे ओडी। दोस्तों जो इसका डोज है वो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से बदल सकता है, या फिर दोस्तों एज के हिसाब से भी, दोस्तों मेल है फीमेल है, एज के हिसाब से वेट के हिसाब से दोस्तों इसका डोज बदल सकता है। तो दोस्तों ये चारों ड्रग्स दी जाती हैं टीबी के मरीजों को। दोस्तों इंटेंस फेज है यानी कि 2 महीने तक लगभग दी जाएंगी दोस्तों, तो ये चारों गोली दी जाएंगी, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोस्तों कंटिन्यूस फेज है तो आइसोनाजाइड और रिफाम्पिसिन ये 2 दवाएं फिर नहीं दी जाएंगी, नीचे की 2 दवाएं नहीं दी जाएंगी। फिर कंटिन्यूस फेज में आइसोनाजाइड और रिफाम्पिसिन ये 2 दवाइयाँ चलेंगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एमडीआर जो टेस्ट हमने बताया था दोस्तों, जो सी नाट टेस्ट हमने बताया था दोस्तों, जिसमें हमको पता चल पाता है कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस कर रहा है इस दवाई को, यानी कि वो शरीर में इफेक्ट नहीं कर रही है दवाई। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों फिर एमडीआर जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको टीबी हो जाती है दोस्तों, तो उसको लिए फिर हमको ये दवाइयाँ देने पड़ती हैं। जैसे दोस्तों बीडाक्विलिन 200 mg TDS यानी दिन में 3 बार, लेनेजोलेट 600 mg ओरली, या फिर दोस्तों आईवी सीवियर कंडीशन में आईवी भी इसको दोस्तों दे सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी जिसको हमको टीबी में यूज की जाती हैं, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। दोस्तों आप ये बात ध्यान रखें, कोई भी दवाई आप बिना डॉक्टर की सलाह से न लें दोस्तों, क्योंकि ये कंडीशन पे, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड होते हैं कि इस पेशेंट को क्या कंडीशन है, उस हिसाब से दोस्तों दवाइयाँ दी जाती हैं। दोस्तों सपोर्टिव केयर में दोस्तों आप अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखें, न्यूट्रिएंट लेते रहें, हाइड्रेशन के लिए दोस्तों अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखें बॉडी का, ताकि आपका इम्यून सिस्टम और दोस्तों बॉडी वीक ना पड़े, ताकि आपके अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया आता है तो आपके लंग्स या फिर शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित ना कर सके। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो ये हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बहुत बहुत